सुबह का समय है। अंजलि घर में बैठकर किताब पढ़ रही है। उसकी सौतेली माँ नमिता फलों की कटोरी लेकर आती है। जोया बेटी, मैं तुम्हारे मनपसंद पपीते और सेब काट लाई हूँ, खा लो। मेरा फल खाने का मन नहीं है। मन नहीं है तो भी थोड़ा सा खा लो। कल से देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कुछ भी नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। क्या आपको समझ नहीं आता? जोया के पिता अमीन कमरे में आते हुए बोले, सुबह सुबह क्या हो गया जोया, तुमने अभी तक फल क्यों नहीं लिया? मेरा मन ठीक नहीं है पिताजी। मन ठीक नहीं है? क्या तबीयत खराब है? नहीं, बस कुछ भी करने या खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं चलती हूँ। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। दिन ब दिन ये लड़की कैसी होती जा रही है। मुझसे बात करते समय भी कड़वे शब्द बोलती है। आप उस पर गुस्सा मत करो। उसके मन के अंदर क्या है ये समझने की कोशिश करो। इतनी कम उम्र में उसने अपनी माँ को खो दिया है। उसका दर्द कम नहीं है। पर तुमने तो उसके साथ कोई बुराई नहीं की है। तुम तो हमेशा उसका भला ही चाहती हो। फिर भी वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो ऐसा ही करती। उसका गुस्सा मुझ पर नहीं, हालात पर है। उसे मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करने में समय लग रहा है। कितना समय लगेगा? देखते देखते 4 महीने हो गए। जितना समय लगना है लगने दो। मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। आप चिंता मत करो। आप खाना खा लो। ऑफिस जाना है ना? आप वापस आते समय उसके लिए एक नई कहानियों की किताब लेके आना। शायद उसका मूड ठीक हो जाए। माँ, क्या तुम सब देख रही हो? पिताजी कितने बदल गए हैं। वो अब मेरे बारे में सोचते भी नहीं है। हर वक्त बस उस नई औरत के साथ लगे रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या पिताजी सच में मुझे भूल गए? जोया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अब कौन है? मैं कल मेले से तुम्हारे लिए ये रंगीन धागों की रीलें लाई थी। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारी माँ को हाथ का काम बहुत पसंद था। मेरी माँ की पसंद के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और मेरे कमरे में आने से पहले कम से कम इजाजत लेने की तमीज तो सीख लीजिए। मैंने तो दरवाजा खटखटाया था। खटखटाने से अंदर घुस नहीं जाते। जवाब का इंतजार करना चाहिए। अब आप यहाँ से जाइए। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। सबा चली गईं। जोया ने धागों की रीलें फेंक दी और कहा, मुझे खिलौनों से बहलाने आई है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इस घर में मैं अपनी माँ की जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कब तक नाटक कर सकती हैं। भाभी, अमीन भाई कहाँ हैं? वो तो अभी दुकान से लौटे नहीं हैं। कुछ काम था आपा? नहीं, बस ऐसे ही आई थी। अच्छा, जोया कहाँ है? उसे तो आजकल देखती ही नहीं। पहले तो सारा दिन तितली की तरह घूमती रहती थी। वो अपने कमरे में है। उसे अकेले रहना पसंद है। भाभी, तुम बुरा मत मानना। सौतेली माँ जो ठहरी, शायद बच्ची को तालमेल बिठाने में समय लग रहा है। तुम थोड़ा सब्र रखो। मैं वही तो कोशिश कर रही हूँ आपा। उसके पिता ने तुम्हें बेटी सौंपकर चैन की सांस ली है। अब जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है। थोड़ी सख्त बनो। अगर बच्चों को डांटो नहीं तो वे सिर पर चढ़ जाते हैं। डांटने से ज्यादा प्यार से दिल जीतना बहुत आसान है आपा। मैं उसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ। तुम्हारे शरीर तो बुखार से जल रहा है। मुझे काम पर जाना होगा। आज खेत में धान का बीज बोने का आखिरी दिन है। जाना जरूरी है। काम शरीर से ज्यादा जरूरी है क्या? मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। चुपचाप लेटे रहिए। मैं वैद्य जी को बुलाने के लिए संदेश भेज रही हूँ। आपका बुखार बहुत ज्यादा है। पिताजी, ये सही कह रही हैं।
आपका चेहरा बहुत सूखा लग रहा है, थोड़ा आराम कर लो। तुम दोनों मिलकर मुझे बीमार बना दोगी। ठीक है, नहीं जाऊंगा, लेकिन वैद्य जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आपका तो बुखार बढ़ता ही जा रहा है। आप तो कुछ खा भी नहीं रहे हैं। मुंह में स्वाद नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपके लिए गर्म पानी कर देती हूँ पिताजी। गरारे करेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। ले आओ। वैद्य जी के आकर देखने के बाद चिंता करने की कोई बात नहीं है। मौसम बदलने की वजह से बुखार आया है। मैं दवा दे रहा हूँ, 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ये तो कुछ खाना ही नहीं चाहते वैद्य जी। जबरदस्ती खिलाने की जरूरत नहीं है। फलों का रस या शरबत दीजिए और इन्हें पूरी तरह आराम करना होगा। हाँ, अगर बुखार कम ना हो तो दोबारा बुलाइएगा। दो दिन बीत जाते हैं। अमित की हालत और खराब हो जाती है। बुखार कम होने का कोई लक्षण नहीं है। वो बस जोया और अपनी पहली पत्नी का नाम लेकर अजीब बातें कर रहा है। पिताजी तो आंखें भी नहीं खोल रहे हैं, बस बड़बड़ा रहे हैं। अब क्या होगा? वैद्य जी की दवा तो कोई असर नहीं कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। मुझे तो हालत ठीक नहीं लग रही। गांव के उत्तर में मजीद चाचा को भी ठीक ऐसा ही बुखार हुआ था। वो आदमी 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। चुप करिए आप, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। फातिमा दीदी, आप अभी जाइए, हमें थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। सबा दोबारा वैद्य जी को बुलाती है। मुझे बहुत अफसोस है, ये सामान्य बुखार नहीं है। इस बीमारी के लक्षण मेरी पहचान के नहीं हैं। मेरे ज्ञान में इसका इलाज नहीं है। इसका क्या मतलब है? आप कहना चाहते हैं कि पिताजी का कोई इलाज नहीं है? गांव के इलाज से शायद इन्हें ठीक नहीं किया जा सकेगा। आप लोग ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वही एकमात्र सहारा है। शहर के किसी बड़े वैद्य को दिखा सकते हैं अगर संभव हो। मेरे पिताजी को बचा लो। तुम जो कहोगी मैं वही मानूंगी। मेरे पिताजी को कुछ मत होने देना। मैं फिर कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। उठो जोया, इस तरह टूटने से काम नहीं चलेगा। हमें ही तो अब सबसे ज्यादा मजबूत रहना होगा। सबा थोड़ी देर तक कुछ सोचती है। मुझे एक बात याद आ रही है। क्या बात? मेरी दादी कहती थी हमारे गांव के उत्तर दिशा में जो जंगल है, उस जंगल के गहरे हिस्से में एक तरह की लता मिलती है। नाम है अमृत लता। उस लता का रस कहते हैं कि किसी भी कठिन बुखार को ठीक कर सकता है। जंगल? उस जंगल का नाम सुनते ही तो लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो वहाँ जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। क्या ये सच है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे अपनी दादी की बात पर भरोसा है। वो एक समझदार इंसान थी। उन्होंने खुद भी जंगल से कई बार औषधीय पौधे लाए हैं। लेकिन अभी तो रात है। इस रात के समय इस खतरनाक जंगल में तुम अकेले जाओगी? अगर कोई जंगली जानवर हमला कर दे तो? तुम्हारे पिताजी को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। सुबह होने से पहले अगर वो लता लेकर नहीं लौटी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। अगर ये सच ना हुआ तो? अगर तुम वापस नहीं आई तो? तो समझना कि मैंने अपनी कोशिश की थी। तुम पिताजी के पास रहो, मैं आती हूँ। रुको,
मैं पिताजी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जंगल बहुत खतरनाक है जोया, रास्ता भटकने का डर है। मेरे पिताजी की जिंदगी से ज्यादा खतरनाक नहीं है। चलो। एक बार अच्छे से सोच लो जोया, अंदर घुसने के बाद वापस आने का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो सकता है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चलो, मैं पिताजी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कितनी डरावनी जगह है, कोई आवाज भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से कोई देख रहा है। यही जंगल का नियम है, रात बढ़ने पर सब शांत हो जाता है। मेरा हाथ पकड़ो, इससे डर कम लगेगा। सबा अपनी दादी के बताई निशानी बताती है। जंगल के बीच में एक बड़ा तमल वृक्ष है, जिसकी पत्तियों से सुनहरी रोशनी निकलती है, और उसी के पास अमृत लता मिलेगी। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन तुम्हारे बाबा के चेहरे को सोचकर सारा डर चला जाता है। मैं तुम्हारी माँ की तरह ही उनसे प्यार करती हूँ जोया। अचानक दूर से एक अजीब आवाज आती है। जोया डरकर सबा को गले लगा लेती है। सबा उसे दिलासा देती है और चलते रहने को कहती है। सबा जोया को बताती है कि कैसे बचपन में उनकी सौतेली माँ भी उनसे बुरा व्यवहार करती थी और कैसे उन्हें लगता था कि उनके पिता उनसे प्यार नहीं करते। वो जोया को समझाती है कि उसके पिता भी लाचार थे। वो देखो, दूर एक रोशनी दिख रही है। लगता है हम सही रास्ते पर हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता अचानक खत्म हो जाता है और सामने एक गहरी खाई दिखाई देती है। अब क्या होगा? हम उस पार नहीं जा सकते। हमारे पास और समय नहीं है। एक रास्ता है, देखो, खाई के ऊपर से एक विशाल पेड़ का तन्हा गिरा हुआ है। हमें उस पर से होकर जाना होगा। पर वो तो बहुत पतला है और नीचे घोर अंधेरा है। अगर मैं गिर गई तो बहुत डर लग रहा है। डरने से काम नहीं चलेगा जोया। आंख बंद करके बस मेरी बात सुनो। मैं पहले जाऊंगी, तुम मेरे पीछे आना। धीरे धीरे, एक एक कदम। तुम कर सकती हो। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। आओ, मेरा हाथ पकड़ो। वे सावधानी से पेड़ के तने को पार करते हैं। वही है वो तमल वृक्ष। देखो, कितनी सुंदर रोशनी निकल रही है। तुम लोग कहाँ थे पूरी रात? भाई की हालत तो और बिगड़ गई है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। क्या लाई हो ये सब? जंगल से लाई हो? जोया, जल्दी से साफ पानी और सिलबट्टा लेकर आओ। एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। सबा जल्दी से लता पीसकर रस निकालती हैं और अमिन को पिलाती हैं। थोड़ी देर बाद अमिन के शरीर से पसीना बहने लगता है। फातिमा डर जाती हैं, लेकिन सबा बताती हैं कि ये अच्छा संकेत है। बुखार पसीने के साथ निकल रहा है। 1 घंटे बाद अमीन शांत होकर धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। पानी। बाबा, आपने आँख खोल ली। तुम लोग जंगल में गए थे? हम दोनों ने मिलकर आपको वापस लाया है पिताजी। कुछ दिनों बाद रसोई में सबा और जोया एक साथ काम कर रही हैं। तुम प्याज काट दो बेटी, मैं मसाला पीस लेती हूँ। अच्छा, आपने इतनी अच्छी रसोई किसके पास सीखी? मेरी दादी के पास। वो कहती थी, खाने में प्यार मिलाओ तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। मेरी माँ भी ठीक यही बात कहती थी। मुझे लगता है आप दोनों के स्वभाव में बहुत समानता है। तुम्हारी माँ यकीनन बहुत अच्छी इंसान थी।
अमीन कमरे में आते हैं। वाह, आज का खाना तो देखने में ही शानदार लग रहा है। लगता है जैसे कोई उत्सव हो रहा है। आपकी बेटी ने आज मेरे साथ हाथ बटाया है, इसलिए शायद खाने का स्वाद थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया है। सच में? बेटी, तूने खाना बनाया? तू तो पहले रसोई में आना ही नहीं चाहती थी। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मदद कर रही थी। जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। इतने दिनों बाद घर में ऐसा शांति का माहौल देखकर मुझे जो खुशी मिल रही है वो मैं बता नहीं सकता। मैं तुम्हारा आभारी हूँ सबा। तुमने जोया का मन जीत लिया है। जोया बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी गलतफहमी थी। माँ, तुम नाराज तो नहीं हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये बहुत अच्छी इंसान है। बाबा बहुत खुश रहते हैं। मैं भी ठीक हूँ माँ, तुम कोई चिंता मत करना, तुम भी खुश रहना।